जैसा कि हमने कल की वीडियो में सिलेबस डिस्कशन किया और साथ ही साथ ये भी देखा कि हमको पढ़ना कैसे है, किस एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से हिंदी की तैयारी करना है। और मैंने एक काम और बोला था कि जो भी कल से आने वाले वीडियो हैं उनको देखने से पहले मैंने जो जो काम आपको कल के लेक्चर में करने के लिए बोला है वो सारे काम बच्चों आपने कर लिए होंगे और पेन और कॉपी लेकर इस वीडियो के सामने बैठे होंगे। और अभी तक अगर पेन कॉपी नहीं रखी है तो रख लीजिए अपने सामने पेन कॉपी, क्योंकि आज का टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, वर्णमाला, जो कि आपका पहला टॉपिक है। देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी एग्जाम, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे एमपीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, और चाहे हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं उनके स्टेट में होने वाले जो भी एग्जाम हैं उनमें हिंदी क्यों पूछी जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि विदित है, राजभाषा परिनियमावली 1976 के अनुसार जितने भी राजवर्ग का के अंतर्गत शामिल हैं उनको सभी प्रशासनिक कार्य राजभाषा हिंदी में करने के निर्देश भारतीय संविधान के अनुसार प्राप्त है। इसीलिए ये राज्य जो भी प्रशासक बनाता है उन प्रशासकों में वो पात्रता परीक्षा के रूप में हिंदी की दक्षता को चेक करता है। और यही रीजन है कि आपसे चाहे पटवारी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे आरक्षक हो, किसी भी एग्जाम में हिंदी को पूछता है। चलिए जानते हैं वर्णमाला क्या कहती है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि हमारा बिल्कुल बेसिक टॉपिक वर्णमाला क्या है, तो हम यहाँ पर एक एक पहलू को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बच्चों आपकी वर्णमाला स्ट्रांग है तो हिंदी के सारे टॉपिक का ये कहीं ना कहीं व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनका बेस होता है। चाहे आप संधि की बात करें, चाहे आप समास की बात करें, चाहे आप उपसर्ग की बात करें, चाहे आप प्रत्यय की बात करें, और विशेषकर संधि आपको तभी बनेगी जब आपके पास में वर्णमाला का नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्णमाला क्या कहती है। देखिए यहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं बच्चों, एक शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द है माला। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ना है आपको। वर्ण मतलब होता क्या है या माला मतलब क्या होता है, इसको जानने से पहले एक छोटी सी कहानी मुझे आप बताइए कि क्या कभी आपने मोतियों की माला या फूलों की माला देखी है क्या? बताएं बच्चों। हाँ, बोले बोले वहां से, देखी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल देखी। और नहीं देखी तो अभी 18 तारीख को आने वाली है महाशिवरात्रि, देखिए उसमें कि फूलों की माला कैसे बनाई जाती है, मोतियों की माला कैसे बनाई जाती है। आई होप देखी होगी। देखिए, एक माली, जैसे बहुत सारे खेत है, ये एक खेत है, ये एक खेत है, ये एक खेत है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे खेत हैं और उन खेत में बड़े प्यारे प्यारे नीले, पीले, हरे कलर के क्या लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर के क्या लगे हुए हैं बच्चों, फूल लगे हुए हैं। आपने देखा होगा वो माली उन फूलों को कहीं पर ले जाकर क्या करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक वेयर हाउस समझ ले, या फिर उसका खुद का घर समझ ले, या एक टोकरी समझ ले, वहां पर ये फूलों को ले जाकर क्या करता है बच्चों, एकत्रित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सारे फूल क्या हैं आपके, एकत्रित हैं। ठीक है, उसके बाद में लड़कियां बहुत प्यारा फूल माला बनाती हैं। ठीक है, लड़के बुरा ना माने, वो भी बना ले महाशिवरात्रि के दिन में। ठीक है, और उसको क्या करती है, सुई धागा लेकर आती है। ठीक है, या तो इन्होंने जो फूल एकत्रित किए वो फूल कहाँ ले जाके रख दिए, सपोज करिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको दे दिया। ठीक है, कि इनको बोल दिया लो भैया आप फूल रख लो, इनको बोला लो फूल रख लो, इनको बोला लो फूल रख लो। उसके बाद में इन जगहों से आपने फूल खरीद लिया। ठीक है, और उसके बाद में लड़कियों ने सुई धागा का डब्बा खोला और यहां से ये धागा रखा और इस पे सुई पिरोकर बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे यहां पर लगा दिए उन्होंने 1 2 3 सेम कलर के फूल।
ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ लगा दी हरी पत्तियां, ठीक है। फिर उसके बाद में लगा दिए कुछ लाल फूल, ठीक है, बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद लगा दिया यहाँ पर नीले फूल। नीले फूल होते हैं क्या? हाँ होते हैं, और शिव जी को बहुत पसंद है। उसके बाद यहां लगा दिए कुछ फिर से हरे फूल, पत्तियां, और यहाँ पर एक गुच्छा टाइप का लटका दिया। इस प्रकार आपने देखा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फूलों के सीक्वेंस को आपने क्या कहा? फूल माला कहा। क्या कहा बच्चों? फूल माला कहा। बात समझ में आई? सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं कि वर्णमाला कैसे बनेगी, ठीक है, जैसे अब सेम उसी प्रोसेस को याद रखना है बच्चों। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है ना बच्चों, ये एकाएक नहीं बन गई। एकदम से हमने कोई मतलब शब्द या वर्ण लेकर आए और हिंदी को नहीं बना दिया। ये धीरे 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 लगातार कई वर्षों का परिणाम है। और हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। संस्कृत को कहा जाता है देववाणी। ऐसा माना जाता है कि देव जिन भाषा में या जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहे होंगे वह संस्कृत थी। और संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के बाद कैसे पाली बनी, प्राकृत बनी, और पूरा सीक्वेंस होते होते हुए पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी तक। तो मैंने आपको अभी क्विकली बताया कि संस्कृत हिंदी की आदि जननी है, मतलब संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है काय की? हिंदी की। तो संस्कृत के रूप में जो सबसे बड़ा खेत था हमारा वर्णों का, वो कहीं पर था, ठीक है। तो हमने ये क्या बता रही हूं, फूलमाला के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूं मैं कि हमने सबसे ज्यादा जो वर्ण लिए वह संस्कृत भाषा से लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हिंदी धीरे 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 बनती गई, ठीक है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद में बहुत सारी भाषाएं आई। और हर भाषा बच्चों, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी दुनिया की भाषा हो, हर भाषा दिनों दिन अपने आप को विकास करते रहती है, अपने आप को विकसित करते रहती है या परिवर्तन करते रहती है अपने आप में। हिंदी भी यही कर रही थी। और यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं से उसने क्या लिया? वर्ण लिया। तो मैंने उन भाषाओं का या उन वर्णों का एक क्या बना दिया? खेत। तो जैसे हमने कोई वर्ण लिए संस्कृत भाषा से, ठीक है, फिर बाद में उर्दू से भी हमने कुछ लिया है, अंग्रेजी से भी हमने कुछ लिया है। जब हमारे ऊपर मतलब बोलना चाहिए ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, या पुर्तगाली आए, स्पेनिश, डच या फिर फ्रांसीसी, इन सब भाषाओं से भी हमने क्या लिया है? इन सब की भाषाओं से भी हिंदी में कुछ ना कुछ लिया है, जो आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इन सब को विशेषकर जो सबसे ज्यादा योगदान है वो है संस्कृत का। और इन सब के वर्णों को या इनके कॉन्सेप्ट को बच्चों हमने एकत्रित करके रखा एक जगह, ठीक है। देखें, अब पहले भाषा से संबंधित काम, क्योंकि अब आपके पास एकत्रण के लिए पहले ऐसा कुछ नहीं था कि आपके पास एक बॉडी है या एक आयोग बना हुआ है या एक कोई ऐसी संस्था है जो हिंदी से रिलेटेड काम करे। हमने संस्थाएं या आयोग या समिति कब बनाई बच्चों? जब हम स्वतंत्र हुए या हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ये सारे काम किए। उसके पहले हमने ये सारे काम कैसे करे थे? तो उसके पहले आपने देखा होगा, हम फिर अगेन इसको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे कि जब कभी भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा सबसे पहले वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये कार्यक्रम चल रहा है आपका, ठीक है। हड़प्पा के बाद में आपने ये चीज पढ़ा। तो हमने देखा था जैसे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, ऋग्वेद की भाषा क्या? संस्कृत। और संस्कृत को इसीलिए तो कहा देववाणी। तो देखिए हमने क्या किया, जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल में आपने देखा होगा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में बटा हुआ था। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो होते थे वो भाषा से संबंधित या शिक्षा से संबंधित संपूर्ण काम करते थे। समय बीतता गया, फिर उसके बाद पाठशालाएं बनी। तो पाठशालाओं में यही ब्राह्मण शिक्षक के रूप में आते थे और वो इससे रिलेटेड काम करते थे। फिर बाद में आपने देखा होगा विकास होता गया। 1850
1950 के आसपास आते आते आपने देखा था कि ऐसा एक दौर चलता है, ठीक है। तो जो भी शिक्षा से रिलेटेड काम करता था स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, या बहुत पुराने अगर टाइम पे देखें तो वही हिंदी से रिलेटेड या भाषा से रिलेटेड या फिर जो भी शिक्षा से रिलेटेड काम होते थे वो करता था। लेकिन हमको प्राप्त हो गई आजादी, या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हमने हिंदी भाषा के विकास के लिए, संवर्धन के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, जिसमें महात्मा गांधी जी के कार्यों को हम आगे जाके फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, हिंदी के विकास से रिलेटेड, हिंदी में डेवलपमेंट, हिंदी व्याकरण के नियम, ये सब बना रहे थे बच्चों, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में फिर हमने संविधान में हिंदी को कहीं जगह दी या भाषाओं को जगह दी, और एक आयोग बनाने की बात करी, एक समिति बनाने की बात करी। साथ ही साथ हमने बहुत सारे ऐसे कार्य करे या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं या फिर ऐसे आयोग, समितियां बनाई जो हिंदी से रिलेटेड काम करती थी। उसमें सबसे ऑथेंटिक आयोग में से एक आयोग है। इतनी लंबी कहानी से हमको ये पता चला कि हाँ, हिंदी से रिलेटेड डेवलपमेंट के कार्य समय समय पर किए जा रहे और समय समय पर संस्थाओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा या फिर व्याकरणाचार्यों द्वारा किए जा रहे। उनमें से मैं एक संस्था का नाम यहाँ पर लिख रही हूं, ठीक है। आगे जाके बहुत सारी जो भी संस्थाएं या जो भी बात मैंने बताई वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उस संस्था का नाम है बच्चों वैज्ञानिकी तकनीकी शब्दावली आयोग। इसका कार्यालय है नई दिल्ली। इसने हिंदी भाषा का विकास किया, हिंदी भाषा पे अनुसंधान किया। किसी ने 48 वर्ण बोले, किसी ने 50 बोले, किसी ने उच्चारण के आधार पर किन्हीं वर्णों को बांटा, सारी चीजें हम देखेंगे। किसी ने स्वरों में वर्गीकरण किया, किसी ने व्यंजनों के बारे में अलग बात बोली। तो इसने सारी चीजों को ऑथेंटिसिटी प्रदान करते हुए बोला कि भैया जितने भी वर्ण है ना जो आपने अलग अलग काल के दौरान या फिर विकसित किए हैं, वो है टोटल 52, ठीक है। अब इतनी तो बात हो गई कि आपने अलग अलग जगह से, इस आयोग ने बोला इतने वर्ण आपके पास हैं। कितने बच्चों? 52 वर्ण। गॉट इट। अब इन वर्णों को इन्होंने क्या किया? जमाना चालू किया। चाहे आप यहां पढ़े भारत में, चाहे आप साउथ अफ्रीका में जाकर हिंदी वर्णमाला की बुक को उठाकर पढ़े या कहीं पर भी पढ़े, इन 52 वर्णों को आप इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ते हैं। किस सीक्वेंस में? जैसे आपने यहां पर बोला अ, तो उसके बाद आता है आ, ई तो उसके बाद आता है ई, या फिर और भी सेम वैसे ही क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। ऐसे करके पूरे वर्ण यहां पर लिखते गए, ठीक है। और उसके बाद छ, त्र, ज्ञ, श्र, तो ये पूरे ऐसे वर्ण आपने देखा, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक आए। तो एक के पीछे एक आने को कहा जाता है क्रमबद्ध या फिर वर्णों का व्यवस्थित समूह। बात समझ में आई? तो अब देखिए इससे क्या निकला? वर्णमाला की परिभाषा निकली। क्या निकली? कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला, ठीक है। और वैज्ञानिकी तकनीकी शब्दावली आयोग ने जिसका कार्यालय मैंने बताया बच्चों कहां पर? नई दिल्ली में। कुल 52 वर्ण क्या करे हैं? निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। अभी अपने पेन उठाइए, आपके सामने जो कॉपी रखी हुई है उस पर मेरे साथ साथ गाना गा गा कर पूरे 52 वर्ण लिखना है। चालू करें, चलिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, ई, उसके बाद उ, उ, फिर री, फिर ए, आए, ओ, आउ, ठीक है। और आहा,
ये 13 क्या हुए? स्वर। गॉट इट? उसके बाद सेम आपके पास जो स्पेस है आप इसके नीचे लिखें, ठीक है। अगला हमने देखा यहां पर व्यंजन के फॉर्म में। अभी सारी चीज पढ़ेंगे, इनको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे बच्चों जैसे मैं लिख रही हूं, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, थ, ड, ढ, अणा, और ब्रैकेट में यहीं पर लिखेंगे ड और ढ, ठीक है। नेक्स्ट ट, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। ये 25 इतने व्यंजन को एक साथ लिखो बच्चों। उसके बाद यहां पर कॉम्बिनेशन बनाओ, य, र, ल, व। उसके बाद श, श, स, ह। उसके बाद छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसी फॉर्म में आई होप आपने मेरे साथ साथ बोल बोलकर पूरी वर्णमाला लिखी होगी। और ऑफलाइन बच्चों का एक्सपीरियंस ये है कि इसको लिखने के बाद हम एक एक वर्ण को पढ़ते हैं। स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बड़ी मजा आती है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं रहता कि कहाँ अंगा है, कहाँ इया है, कहाँ ड़ा है, कहाँ ना है और कहाँ म। तो हम बड़े ही प्यार से उस चीज को सीखते हैं। आई होप आपने भी बैठकर इस चीज को सीखा होगा। एक्चुअल में पता रहता है बच्चों, लेकिन हम क्या हो जाता है, बहुत दिनों से इन चीजों को पढ़ते नहीं, तो ये हमारे माइंड से स्किप हो जाती है कि किस वर्ड को क्या बोला जाता है। तो आई होप आपने ये मेरे साथ साथ लिखा होगा और कल आने वाले लेक्चर से पहले ये 52 अक्षर आपको पूरे याद होंगे। ये रही हमारी वर्णमाला। अब आपने क्या देखा बच्चों कि ये जो वर्णमाला है, यहां पर ये 13 व्यंजन और यहां पर बाकी के 13 स्वर और यहां पर बाकी के व्यंजन, ये पूरे मिलाकर हुए आपके क्या? 52 वर्ण। इन 52 वर्ण को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ठीक है बच्चों, इनिशियली जब कभी भी आप कोई भी वर्ण बोलते हैं, इन वर्णों में से आप जब कोई भी वर्ण को उच्चारित करेंगे या बोलेंगे, तो हिंदी विद्वानों ने बोला कि मुख से आपकी जो भी ध्वनि निकलेगी उस ध्वनि में केवल 2 ही चीज होंगी, एक होगी स्वर और एक होगी व्यंजन। स्वर को बोला जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएगी वो स्वर होगी, और जो इनके सहायता से बोली जाएगी वो क्या होगी? व्यंजन होगी। और यही कहानी चले आ रही थी। ये जो अभी आपने 52 वर्ण देखे ना बच्चों, इन 52 वर्णों की ही मैं बात कर रही हूं, जिनको मैंने कहा वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का वर्गीकरण। देखिए, मैंने आपको क्या कहा बच्चों कि आप कोई भी चीज जब बोलेंगे इन 52 में से, इन 52 वर्णों में से उनको उच्चारित करेंगे, तो केवल यहां पर आप 2 ही वर्णों का या 2 ही चीज का क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। वो क्या है? या आपके मुख से जो ध्वनि निकलेगी वो 2 ही चीज की निकलेगी। एक तो मैंने क्या कहा बच्चों? स्वर के रूप में निकलेगी, और दूसरी किस रूप में निकलेगी? व्यंजन के रूप में। ठीक है, और इनिशियली यही चीज चल रही थी, उच्चारण, या फिर मैंने इसी को क्या कहा? ध्वनि के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है बच्चों? लेकिन बाद में मैंने फिर बोला कि जैसे हमने स्वतंत्रता के बाद में हिंदी के लिए विभिन्न आयोग बनाए, विभिन्न समिति बनाई, समय समय पर व्याकरणाचार्य भाषाओं पर शोध करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, तो बाद में इनकी परिभाषाओं को चेक किया गया, इन वर्णों पर अनुसंधान किया गया। तो इनिशियली तो वर्णमाला के 2 ही प्रकार थे, स्वर और व्यंजन, लेकिन बाद में 2006 के बाद में, या मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कब हुआ था और किसके प्रयासों से हुआ था, कि स्वर और व्यंजन की परिभाषाओं को पढ़कर
उन्होंने ये बोला कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जो स्वर में भी परिभाषा में या स्वर की परिभाषा में भी सटीक नहीं बैठ रहे और व्यंजन की परिभाषा में कहीं ना कहीं वो सटीक नहीं बैठ रहे। तो ऐसी कंडीशन में वर्णमाला का तीसरा प्रकार इन्होंने सामने लाया। तो वर्तमान में वर्णमाला के कितने प्रकार बच्चों? 3, और वो तीसरा है अयोगवाह। इस प्रकार प्रारंभिक तौर पर या उच्चारण के आधार पर या फिर ध्वनि के आधार पर या मूल रूप से, आई रिपीट अगेन, ध्वनि, उच्चारण या फिर मूलतः वर्णमाला के कितने प्रकार हैं? 2। किंतु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या आधुनिक तौर पर या वर्तमान में हमने वर्णमाला को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 3 भागों में, और वो है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब व्यापम में या वनडे एग्जाम में मैडम हमको समझ नहीं आ रहा वर्णमाला के हम कितने प्रकार लगाएंगे। बच्चों ये प्रश्न आया हुआ है, रेलवे में देखें या व्यापम में देखें कि निम्नलिखित में से वर्णमाला के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4, और ऑप्शन में 2 और 3 दोनों हैं। ठीक है, रहे हैं, आप देखिएगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक बात बोली थी बच्चों कि आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के आने हैं, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे तो पहले ही टॉपिक में वर्णमाला के ये प्रश्न पूछा गया है कि वर्णमाला के कितने भेद हैं। तो हम कितने लगाएं मैडम? जब 2 और 3 दोनों ऑप्शन में होगा आप लगाएंगे 2, क्योंकि मूलतः वर्णमाला के 2 ही प्रकार हैं। अब 2 ऑप्शन में है ही नहीं, 3, 4, 5 या 1, तो अब कितने लगेगा? ऑब्वियस सी बात है 3। और कैसे आपको ऑप्शन से प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो इसी टॉपिक के खत्म होने के बाद में आपको अगले वीडियो के रूप में इसके एमसीक्यूज मिलेंगे, वो भी आपको लगाना है। यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बोला, और उसके बाद इसी टॉपिक के आपको लगाना है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। गॉट इट? और इसी टॉपिक के और टेस्ट के लिए आपको रुचि धर्मन पाठशाला के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वहां पर मिलेंगे। तो टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा आप लगाएं वो उतने ही ज्यादा लाभ देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला के हमने देखा कितने भेद? 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, लेकिन मूलतः या बेसिक फॉर्म में कितने? 2। अब ये जो 52 वर्ण है बच्चों, ठीक है, इन 52 वर्णों को हमको यहां पर देखना है इन 3 भागों में बांटकर। तो इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किसको? स्वर को, कि स्वर क्या है। देखिए, अच्छा एक कहानी सुनो। स्वर से पहले एक कहानी सुनिए, बहुत ही मजेदार कहानी, बहुत अच्छे से। अभी थोड़ा सा कॉपी पेन बगल में रख देना, या साथ साथ बनाना चाहो कोई चीज तो बना सकते हो। देखो, एक बात बताइए मुझे कि आप पूरी दुनिया कैसे चलती है? पूरी दुनिया जितने देर में मैं पानी पी रही हूं, बच्चों ने बोला होगा कि भैया पूरी दुनिया ना पैसों से चलती है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया चलती है ऊर्जा से। अब उसमें से पैसा एक प्रकार की ऊर्जा है, वो बात अलग है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए या पढ़ाई मोटिवेशन, ये भी एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, मैंने क्या कहा? पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया एक ही चीज से चल रही है बच्चों, ऊर्जा से। चाहे आप पृथ्वी की बात करें, किसी भी ब्रह्मांड की बात करें, मैं और आपकी बात करें, या हम जो डिजिटल फॉर्म में जुड़े हुए हैं उसकी बात करें, आप देखिए ना हर जगह क्या है बेटा? एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हमारा और आपका जन्म कैसे हुआ? हम लोगों का ये भी एक प्रकार की ऊर्जा से ही हुआ। ठीक है, और एक बात बताओ, जैसे ही आपका जन्म हुआ माता के गर्भ से, जैसे ही आप इस संसार में आए, आपने आते से क्या किया? बोलोगे मैडम हिंदी पढ़ा रही हो, ये क्या बातें कर रही हो? आपने आते से ही बच्चों रोया था,
बात समझ में आई? लेकिन वो रोना क्या था, समझ पाए डॉक्टर क्यों रोया? हाँ समझे, उन्होंने अपने फॉर्म में बोल दिया ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस। ठीक है, और रोया नहीं बच्चा, मतलब बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल है, ये बच्चे में गड़बड़ी है। ठीक है, माता के गर्भ का एटमॉस्फेयर और संसार का या फिर एटमॉस्फेयर अलग अलग, बाहर आने के बाद में एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है, इसलिए बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है, फेफड़े फूलते हैं या जो भी सांस लेता है या जो भी, इसलिए बच्चा रोता है। और रोना अच्छी बात है क्योंकि उसके मतलब बोलना चाहिए पूरे जो नाक वगैरह मुंह वगैरह रहता है इन सब से गंदगी जो रहती है वो निकल जाती है। ठीक है, अब पापा वहां से देख रहे थे बच्चे के, तो वो बोलते हैं बच्चे को भूख लगी इसलिए रोया। ठीक है, अब कोई आध्यात्मिक बच्चा अगर वीडियो देख रहा होगा तो वो बोलेगा कि इस कलयुग रूपी संसार में आ गया इसलिए कोहम कोहम कर रहा है, इसलिए रो रहा है, और हम लोग समझ रहे हैं कि कोई और कारण है। तो देखो बच्चों, ये केवल ध्वनि थी, तो इस ध्वनि का कोई अर्थ नहीं निकला, हमने जस्ट अ साउंड के फॉर्म में इसको क्या करा, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, और अलग अलग इसके क्या दिए, तथ्य दिए। तो मतलब हमको ऐसी कोई चीज चाहिए थी जिसके माध्यम से एक्चुअल में जो बात उस बच्चे के अंदर है वो आपको बता पाए, लेकिन वो तुरंत बता सकता था क्या? नहीं बता सकता था। ठीक है, ये कहानी है, एक इमेजिनरी कहानी है, लेकिन आपको हिंदी से बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आएगा, देखिएगा। तो हमने क्या कहा, जैसे ही बच्चा आया उसने क्या उत्पन्न किया, ध्वनि। बात समझ में? अब बच्चा धीरे 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 माता पिता के साथ बड़ा होने लगा, बच्चे का समाजीकरण होने लगा, अपने आसपास की चीजों को वो सुनने लगा। तो जो वो रो रहा था उस ध्वनि को कहीं ना कहीं अपने आसपास के वातावरण से सीख कर वो ऐसा करने लगा, मा 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 दा 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 पा 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 पा, ऐसा कुछ करने लगा, है ना। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कितने खुश हो जाते हैं अगर बच्चा बोलता है पा 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 पा, कितनी खुश हो जाती है मम्मा जब बच्चा बोलता है मा 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 मा। गॉट इट? एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान देंगे, या अभी मैं स्पर्शी व्यंजन में बताऊंगी, तो बच्चा उन वर्णों को बड़े सरलता से बोल लेता है जो होठ या ओष्ठ व्यंजन होते हैं या होठों की सहायता से बोले जाते हैं। क्योंकि अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो वोकल कॉर्ड सिस्टम में स्पर्शी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें से ओष्ठ वाले व्यंजन जो होते हैं वो बड़े इजी होते हैं। यही रीजन है कि बच्चा सबसे पहले इन व्यंजन वर्णों को बोलना क्या करता है, चालू करता है। और चूंकि हमको ये समझ में आने लगता है तो हम बोलने लगते हैं कि बच्चे ने क्या बोला, सॉरी, पापा पापा बोला, और पापा क्या हो गए, खुश। अरे भैया, पापा नहीं बोला था, बच्चा आपसे क्या सीख रहा था, अक्षर। तो अब ध्यान दीजिए, एक डेफिनेशन बनी कि जब तक वो साउंड था वो सिंपल क्या थी, एक आवाज या ध्वनि थी, कोई अर्थ नहीं था, और ध्वनि एक्चुअल में वर्ण या अक्षर की एक इकाई के रूप में आ रही थी जिससे ये चीज बनेगी। लेकिन सार्थक थी क्या? नहीं। कोई काम आई अभिभाषा में? नहीं। बल्कि किस रूप में काम आई ये ध्वनि, जब यही ध्वनि कैसी हो गई, सार्थक हो गई। तो मुख से निकली सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, अक्षर। अब बच्चा फिर बड़ा हुआ, बच्चा धीरे 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 बड़ा हो रहा है, मम्मा मम्मा मम्मा, पापा पापा पापा, दादा दादा दादा, ऐसा सीख गया। अब आपने देखा होगा जब बच्चा बड़ा होता है तो मम्मा उसको बड़े प्यार से क्या करती हैं, हाथ पकड़ के कुछ लिखना सिखाती। या चलो, अभी आपने मम्मा से लिखना सीख लिया, आप ना स्कूल गए, ठीक है, पहले प्ले स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप नर्सरी तक पहुंच गए, बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, नर्सरी पे पहुंच गया। तो आपको याद होगा हमको हमारे टीचर पेंसिल और इरेजर से लिखने बोलते थे बच्चों। उसके पीछे कारण ये था कि हम अभी सीख रहे हैं, गलतियां जब बचपन में की जाती हैं तो वो माफ कर दी जाती है। बात समझ में? मतलब इरेजर से मिटा सकते हो और नई चीज सीख सकते हो। गॉट इट? लेकिन बड़े होने पर पेन का प्रयोग करते हो, जब गलती होती है तो वो कटी हुई दिखती है, ठीक है। तो एक गहरी बात भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, बच्चे को जब इरेजर और रबर दी जाती है तो मैडम, कोई सरस्वती वाला बच्चा होगा तो बहुत अच्छे से कोरिलेट करेगा, या कोई भी बच्चा इसको बड़े अच्छे से कोरिलेट करेगा, क्योंकि
पूरे 1-2 साल हम केवल एक ही काम करना सीखते हैं, वो होता है गोल गोला बनाना। तो पूरी कॉपी आपने देखा होगा, हम ऐसे 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 करके गोला बनाते हैं और बच्चे रहते तो वो ऐसे 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 या ऐसे ऐसे कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन 1-2 साल तक आप केवल गोल गोला बनाना सीखते हो। ये तो हुई गोले की बात। फिर उसके बाद में आप ऐसे आड़े खड़े डंडे खींचना सीखते हो। आड़ी पाई खड़ी पाई, आड़ी पाई खड़ी पाई, तिर्यक पाई, सिरोरेखा। आप एक्चुअल में ये सीख रहे थे बच्चों, ठीक है। अब जब आप इतना सीख गए तो आपको आपकी मैडम ने एक बात बोली। क्या बोली? और लिखना सिखाया कि बेटा ये रहा एक गोला, ये रहा एक गोला, और ये रही आड़ी पाई, ये रही खड़ी पाई, और सिर पर रेखा इसके खींच दो, मतलब सिरोरेखा। इरेजर है? तो बच्चा बोला हाँ मैडम। तो बोला उसको, अरे कि इसको ना ऐसे करके मिटा दो। तो जब कभी भी ये प्रतीक चिन्ह कहीं पर भी दिखेगा बेटा, इसको कहना क्या? बोलो जल्दी। नहीं, आ नहीं, अ। कैसे बोला था मैडम ने? अ। कम समय में बोलना आ। बस समझ में? और बच्चा पहली बार इस ध्वनि को सार्थक रूप देता है जब बोलता है, तो किस फॉर्म में? अक्षर के फॉर्म में, दैट इज अ। बस समझ में आ रही है? और जो ये प्रतीक चिन्ह या ये साइन बनाया, इस साइन को पहली बार उसने देखा, विजुअल इफेक्ट हुआ। अब दुनिया में कहीं पर भी ऐसा साइन दिखेगा, ऐसा प्रतीक चिन्ह दिखेगा, तो वो बच्चा क्या बोलने वाला है? अ। दैट इज कॉल्ड लिपि। और ये लिपि किस भाषा की हुई? हिंदी भाषा की। इस लिपि का नाम है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि क्यों कहा? लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि की खोज कैसे हुई? उत्पत्ति कैसी हुई? क्या नियम है? ये सारी चीजें जब हम भाषा से संबंधित विकास पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। तो ऐसे बनी हमारी लिपि। मतलब लिपि वह प्रतीक चिन्ह होते हैं जो किसी भी भाषा के लिखने के लिए क्या करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये लिपि थी। अब बच्चा धीरे धीरे और बड़ा हुआ, या पूरे 52 अक्षरों को आप देखिएगा इन्हीं से बनाना सीखा। फिर मैडम ने फिर वही काम बोला कि बेटा एक गोला बनाओ, फिर दूसरा गोला बनाओ, एक आड़ी पाई, एक खड़ी पाई, एक और खड़ी पाई, उसके सर पर रेखा, सिरोरेखा, और फिर इसको मिटा दो इरेजर से। तो इसको कैसे बोला था? बोलो जल्दी। अ। अब इससे 2 गुना समय लेकर बेटा इसी को थोड़ा सा लंबा खींच दो, बोलो आ। पहली बार साउंड सुना बच्चा ने आ, और उसको बोला क्या? आ। बात समझ में? तो दूसरा वर्ड आया। सेम वैसे ही धीरे धीरे करके आप देखेगा ई, ये एक आड़ी पाई, फिर ये आधा गोला, फिर उसके बाद में ये आधा गोला, फिर यहाँ पर एक गुंडी, और फिर ये, और फिर उसके बाद में आधा गोला। तो ऐसे कर करके ई बना। उसको बोलना छोटा ई, तो कम साउंड लेकर बेटा ऐसा बोलना। ऐसे कर करके आपने पूरी वर्णमाला और उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह और उन ध्वनियों को सुन लिया। बात समझ में आई? तो जब तक आपने इन ध्वनियों को बोला आ ई उ ऊ, तब तक यही सार्थक ध्वनि क्या थी बच्चों? अक्षर। लेकिन इस मुख से निकली ध्वनि को आपने क्या कर दिया? लिख दिया, इस फॉर्म में या पूरे 52 अक्षर के फॉर्म में। तो यही अक्षर क्या बन गए? वर्ण। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आया वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और इन्हीं वर्णों को एक के बाद जमा कर लिखा, तो वही चीज क्या बन गई थी? देखिए तो बच्चों जल्दी से, वर्णमाला। यही तो थे वर्ण। देखो यही सीखा ना अभी। इसी को हमने क्या कहा था? वर्णमाला। और इस वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। बात समझ में आ रही है? अब बच्चा फिर बड़ा होता है, ठीक है। वो एक मतलब आप पूरे वर्ण लिखना सीख गया है। कहानी चलते जाएगी आगे। बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, क्योंकि ये एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा काम का है, ठीक है।
अब बच्चा फिर बड़ा हुआ, अब ये पूरे 52 वर्ण लिखना जान गया था। अब मैडम ने इसको पहली या दूसरी पर एक और काम बोला कि बेटा एक काम करो, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण मिला और तीन वर्णों को मिलाकर क्या लिखा यहां पर, कमल। ठीक है, और याद करो अभी एक वीडियो भी वायरल है, क छोटा क, म छोटा म, ल छोटा ल बराबर कमल, ऐसे करके वो पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है, तो ये क्या चीज थी, एक्चुअल में बच्चा क्या कर रहा था, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण को मिलाकर क्या बना रहा था, देखिए तो शब्द। लेकिन केवल क्या वर्णों का मिलना शब्द है, नहीं। याद करो वो दिन कि रात में पढ़ने का मन नहीं है और मैडम का होमवर्क नहीं मिलेगा तो डांट पिटेगी करके हम नींद में लिख रहे थे क धन म धन ल बराबर कमल, क धन म ल बराबर कमल। लेकिन वो सीक्वेंस चेंज हो गया और बच्चे ने ल धन म धन ल बराबर लिख दिया लमक। लेकिन लमक का कोई अर्थ निकला ही नहीं। मैडम ने फिर पनिशमेंट दिया कि ये वर्ड गलत लिखा है तो 3 बार फिर लिख कर लाओ। और बच्चे का विजुअल इफेक्ट हो रहा था कि जब उन्होंने कमल बोला, याद करो वो बाड़ा खड़ी वाली चीज, तो आपका कमल का और उसके बगल में क्या बनता है, चिन्ह बनता है या एक फूल बना रहता है। तब आपने शब्दों को जानना चालू किया था बच्चों। बात समझ में आई कि पहली बार किस शब्द का क्या मीनिंग होता है और वोकेब बढ़ाना चालू किया था। अगर आपने समाज शास्त्र में बाल विकास में ये चीज पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा जब बच्चा 1 से 5 साल तक का रहता है तब वो सबसे जल्दी शब्द को सीखता है। उसके मानसिक क्षमता के अनुसार 80,000 शब्द सालाना सीखने की उसकी क्षमता होती है। अगर आपने सोशियोलॉजी में ये चीज पढ़ी होगी या बाल विकास में ये चीज पढ़ी होगी तो ठीक है, तो ऐसे ही तो सीखा था वो बच्चा। आपने देखा होगा बच्चों में कितनी ललक होती है, वो पूछते रहते हैं मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है। क्यों पूछा, क्योंकि क्या हो रहा था, दिमाग का विकास हो रहा था, शब्द बन रहे थे उनके दिमाग में, उसमें विजुअल इफेक्ट आ रहा था। तो पहली बार कमल सीखा कि वर्ण के मिलने से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है। वेरी गुड। लेकिन केवल वर्णों का मिलना शब्द नहीं होता बल्कि वर्णों का सार्थक समूह या क्रमबद्ध समूह जो कुछ ना कुछ क्या देता है, अर्थ देता है, वही चीज क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। ठीक है, अब एक चीज देखें, क्या बोला मैंने, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहला रहा है, शब्द। जब मैंने अक्षर बोला था तो क्या मैंने इससे छोटा कुछ बोला था, नहीं। इससे छोटा अगर मैंने कोई ध्वनि बोल दी तो उस ध्वनि को आप समझ पा रहे थे क्या, नहीं। तो एक और चीज आई कि अक्षर जो होता है वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, इससे छोटा आपने कुछ नहीं बोला, अभी आपने देखा। ठीक है, बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण क्या आपने अ से छोटा अभी देखा था, कुछ लिखा था, नहीं। तो वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिखित भाषा की। लेकिन जब आपने वर्ण बोला, लेकिन जब आपने अक्षर बोला तो क्या आप कुछ विजुअल कर पाए, इमेज बन पाई, कुछ अर्थ निकल पाया उसका कि आप क्या बोलना चाहते हो, नहीं। वो अर्थ निकलना कहां से चालू हुआ, शब्द से। बात समझ में आ रही है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कोई अर्थ देती है वो क्या है, शब्द। बात समझ में आ रही है। या वाक्य की इकाई भी शब्द है। तो 3 अलग अलग हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब बच्चा और बड़ा हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे वो शब्द लिखना सीख गया। शब्दों के बीच में जो कनेक्टर्स होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, कहां मैं लगाना है, कहां पर लगाना है, कहां का लगाना है, की लगाना है, सब धीरे धीरे सीख रहा था व्याकरण से संबंधित। ठीक है, तो अब बच्चे ने क्या किया, बोला कि भैया मेरे को तो शब्द लिखते आ गए। 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, बोलो जल्दी क्या बनने वाला है, 4 शब्द। और ऐसे करके वो पूरे शब्द बोलना सीख गया।
ठीक है, 10वीं 12वीं में पहुंच गया कि कमल कीचड़ में खिलता है, किंतु कीचड़ में खिलने के बावजूद अपने ऊपर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं आने देता। उसी प्रकार, बोले जल्दी, ये कैसे? धीरे 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 धीरे। अभी एक ही चीज बनाओ। क्या बोला बच्चा? क्या बोल रहा था बेटा? एक वर्ण, दो वर्ण के बाद में एक शब्द, दो शब्द, वाक्य। वेरी वेरी गुड बेटा। तो फिर वही बात हुई कि वो बच्चा बोल तो रहा लेकिन ऐसा बोल दिया है, खिलता में कीचड़ कमल, में खिलता है कीचड़ कमल। वाक्य शुद्धिकरण आते हैं कि कौन सा वाक्य कहाँ आएगा, क्या करता, कहाँ पहले कर्ता आएगा, कहाँ कर्म आएगा, कहाँ सहायक क्रिया आएगी, कहाँ मुख्य क्रिया आएगी। आते हैं ये प्रश्न। वही चीज है। क्या है? वाक्य में डिटेल जब पढ़ेंगे देखेंगे। तो फिर वही चीज हुई कि केवल शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाता, बल्कि उसका क्रमबद्ध या कोई अर्थ प्रदान करने वाला रूप क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। फिर वही चीज कि एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य। जैसे मैंने बोला कमल कीचड़ में खिलता है, किंतु बोलते जाए आप, क्या बनने वाला है? कीचड़ में खिलने के बावजूद अपने ऊपर कीचड़ रूपी एक तिनका भी नहीं आने देता। उसी प्रकार आपको इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए अपने ऊपर कीचड़ का एक तिनका भी नहीं आने देना चाहिए, और बहुत सारी चीजें। तो आपने देखा, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, चार वाक्य, पांच वाक्य बताए जल्दी, और अगर अर्थ दे तो फिर वही क्रमबद्धता दोष ना आए तो वो क्या बनता है? गद्यांश। इसी चीज को आपने बाद में गाकर बोल दिया, कमल कीचड़ में खिलता है, ऐसे करके, तो वो क्या बन गया? पद्यांश। बात समझ में आई? अब इन्हीं वाक्यों को किसी ने पत्र के फॉर्म में लिख दिया, क्या बन गया? पत्र। बात समझ में आई? किसी ने इन वाक्यों का प्रयोग अपनी जीवनी लिखने के लिए कर लिया। किसी ने खंड काव्य, किसी ने महाकाव्य, किसी ने रिपोर्टाज, किसी ने संस्मरण, किसी ने इन सब का संकलन करके प्रकाशित कर दी बुक, और बन गया राइटर, पुस्तक। और वो पुस्तक इतनी अच्छी निकली कि उस पुस्तक के लिए उसको क्या मिल गया? आगे बढ़ते हैं। इनका समूह क्या कहलाया? पुस्तक। ठीक है। अब ये पुस्तक, ये कहानी, ये कविताएं, इन सब का संकलन, ठीक है, काव्य या कविताएं जो भी आपने बोला, ठीक है, या ये एक शब्द में बोल दूं रचनाएं, इतनी अच्छी हुई कि इन रचनाओं के संकलन से, ठीक है, लोगों को पढ़ के आनंद आने लगा, रस, क्योंकि ये इतने अच्छे से लिखी गई, इनमें मात्राओं के अच्छे से ध्यान रखा गया, मात्राओं के सीक्वेंस को इतने अच्छे से सजाया गया, और वो सजाना छंद कि उनको पढ़ने से किसी ने रो दिया, किसी ने हंस दिया, किसी को गुस्सा आ गया, इतने अच्छे से। और उसको प्रयोग में लाने के लिए आपने शब्दों के साथ खेला कि शब्दों का रिपीटेशन कर लिया, कभी शब्द में छुपे अर्थ का रिपीटेशन कर लिया, अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कर लिया, एकार्थी शब्द का प्रयोग कर लिया। इस प्रकार ये चीज क्या कहलाई? अलंकार। मतलब उनमें अलंकार ला लिया। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब ये चीज क्या बनते जा रही थी? आप इतने दक्ष हो गए, आप इतने अच्छे अलंकारवादी कवि बन गए, या आपकी रचनाएं इतनी अच्छी हो गई कि इसके लिए आपको क्या मिला? पुरस्कार। पुरस्कार मतलब साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और बाद में इतना अच्छा कि भारत रत्न से आपको नवाजा गया, और उसके बाद आपकी हो गई मृत्यु। लेकिन मृत्यु के बाद भी आप अपनी कृतियों में क्या रहे? अमर। तो ये थी एक छोटे से बच्चे से लेकर उसके मरने के बाद भी इस फॉर्म में जीवित रहने की कहानी। और एक्चुअल में बच्चा, ये कहानी नहीं थी, हमने इससे पूरी हिंदी को समझा और अपने सिलेबस को समझा। अब देखिएगा यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। यहां पर ये पूरा पोर्शन, वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, और ये याद रखना है, फिर बता रही हूं।
ये सब हम वर्णमाला में पढ़ेंगे। शब्द में हम पढ़ेंगे कि शब्द पहले तो होते क्या है, सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बोला तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर, ठीक है, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, यौगिक शब्द क्या है, योग ऋण शब्द क्या है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द क्या है, एकार्थी शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही है कि अलग अलग है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हम पढ़ेंगे और इनसे प्रश्न आते हैं। वाक्य हम पढ़ेंगे, पहले तो हम ये जानेंगे वाक्य होते क्या है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ठीक है। फिर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कई सारे प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, ऐसे करके वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार पढ़ने के बाद में हम वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाक्य, चाहे एमपीपीएससी में हो चाहे व्यापम बोले, ये वाक्य आते हैं। उसके बाद हम गद्यांश पढ़ेंगे, पद्यांश पढ़ेंगे, पत्र पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिवेदन पढ़ेंगे। अब इनसे रिलेटेड पुस्तक, क्योंकि अब इनको लिखने वाले कवि होंगे, तो उन कवियों की जीवनी पढ़ेंगे, कहाँ जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या कार्य किया, कौन रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होते हैं, काव्य क्या होते हैं, गद्यांश क्या होते हैं, काव्य के गुण क्या होते हैं, पूरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद इनके लिए इनको पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार कौन से कवि को कौन सा पुरस्कार कब मिला, उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा की निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, या इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार निम्नलिखित में से कब दिया गया, इस तरीके की सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक एक टॉपिक, विविध या सारी चीजें, भाषा से संबंधित चीजें, ऑल ऑन एवरेज सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो हमने इस कहानी के माध्यम से इस चीज को देखा, बहुत ध्यान से आपको ये चीज देखनी है। अब हम चलते हैं अपने इसी फॉर्म में, इस अक्षर, इस वर्ण में। हमने देखा, जल्दी क्विकली बताएं, वर्णों की संख्या कितनी है? वेरी गुड, 52। इन 52 वर्णों को मूलतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। लेकिन वर्तमान में इनके कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्या? स्वर। बात समझ में आई? तो सबसे पहले अपनी कॉपी में जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें देखें स्वर क्या होते हैं, ठीक है।